नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। दलित समाज से आई हुई एक महिला जिसने गरीबी, शारीरिक प्रताड़ना और बाल विवाह का दंश सहा, लेकिन अपनी लगन, अपनी हिम्मत से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से वो आज देश की नामचीन उद्यमी है। जी हाँ, हमारी मुराद, हमारी आज की तेजस्विनी कल्पना सरोज। ऐसा महज बॉलीवुड की फिल्मों में ही नहीं होता है, ऐसा कभी कभी असल जिंदगी में भी देखने सुनने को मिलता है। एक दलित गरीब महिला जिसकी 12 साल की आयु में शादी हो जाती है, शारीरिक मानसिक प्रताड़ना का शिकार होती है और फिर सिर्फ अपनी मेहनत, लगन और अदम्य साहस से एक दिन बड़ी उद्योगपति बन जाती है। फर्श से अर्श की ये रियल लाइफ दास्तां कल्पना सरोज की, जो देश की पहली दलित उद्यमी है, जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कल्पना, जिसने कभी जीवन में जबरदस्त अभाव झेला था, आज करोड़ों की मालकिन है। ऐसा सिर्फ किसी किस्मत के करिश्मे भर से नहीं हुआ, ऐसा कल्पना की दृढ़ इच्छा शक्ति और उद्यमशीलता के कारण ही था कि उसने बेइंतहा कर्ज में डूबी और बंद पड़ी एक कंपनी को हाथ में लेकर चलाया, जो आज कमानी ट्यूब्स के तौर पर करोड़ों का कारोबार कर रही है। कभी महज 2 रुपए रोज की पगार पाने वाली और आज दर्जनों कंपनियों की मालकिन, एक जबरदस्त कामयाब बिजनेस वूमन कल्पना सरोज हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं नामचीन उद्यमी जो कि दलित महिला हैं, लेकिन आज उनकी जो जिंदगी है वो उस जिंदगी से बिल्कुल अलग है जो उन्होंने बचपन में जी थी। जी हाँ, कल्पना सरोज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है कल्पना सरोज जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। कल्पना जी, आपकी जिंदगी को देख के और पढ़ के ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई फिल्मी कहानी देख रहे हो जिसकी हैप्पी एंडिंग है। जी, ये फिल्मी कहानी सी लगती है, आपको भी लगती है? ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि फिल्मी कहानी लगती है और इस पे फिल्म भी बनाना चाहिए, बहुत सारे लोगों का कहना है। यहाँ तक कि हॉलीवुड में एक इंटरव्यू मेरा था जी। तो उस इंटरव्यू को पढ़कर वहाँ का लायन गेट जो कंपनी है तो उन्होंने मुझे मेल किया कि हमें इस स्टोरी पे, आपके जीवन की स्टोरी पे हमें पिक्चर करना है करके। और उन्होंने कहा कि हम ऐसे ही कुछ सच्ची कहानियों को लेकर ही पिक्चर बनाते हैं। और फिर अभी अपने यहाँ पे मुंबई में भी जो हमारे हिंदी सिनेमास के लोग हैं वो भी कुछ जुड़ गए हैं मेरे साथ में। तो आपको यकीन होता है कि कहाँ थी आप और कहाँ पहुँच गई अपनी मेहनत और लगन के बलबूते? हाँ, कभी कभी मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे खुद को बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं क्या वही हूँ जहाँ मैं थी, जो मैं मीन्स कुछ नौकरी की तलाश में आई थी मुंबई में, दर दर भटकती थी कि मुझे कहीं नौकरी मिले। और पहली नौकरी जब मिली मुझे तो मैं खुद इतनी डरी हुई थी कि मुझसे वो मशीन भी नहीं चली जा रही थी। और उन्होंने मुझे हेल्पर की इसमें काम पे रख दिया, जो 60 रुपए महीने की नौकरी मैंने पहली बार मुंबई में स्टार्ट की थी। ये कौन से सन की बात थी? ये करीबन 73-4 की पास की बात। तो ये बताइए कि जो बचपन था आपका, महाराष्ट्र के विदर्भा से आप ताल्लुक रखती हैं, एक छोटे से गाँव से आप आती हैं, कैसा था आपका बचपन और क्या कुछ गुजरा था आपके साथ? एक्चुअली बचपन तो बहुत अच्छा होता है, चाहे वो गरीबी में रहे या अमीरी में रहे, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरे पिताजी पुलिस हवलदार थे और गरीबी ऐसा तो कुछ महसूस नहीं होता था। ये था कि कभी हम लोगों को 10 पैसे में एक डबल रोटी होती थी गांव में, तो वो भी नसीब नहीं होती थी। खैर, लेकिन उसके बाद भी खुशहाल थे हम लोग। स्कूल में जाते थे तो ढंग का बस्ता भी नहीं होता था, एक फ्रॉक पहन लिया, एक थैले में एक बुक, नोटबुक और एक बुक डाल दिया और स्कूल में चले गए। स्कूल से आने के बाद में फिर यही बहुत सारी मस्ती बच्चों में, तो अच्छा था बचपन। लेकिन फिर आपकी शादी बचपन में कर दी कि करीब 12 बरस की आपकी उम्र थी? क्योंकि उस वक्त वैसे भी मतलब मेरे समाज की बात तो नहीं, लेकिन और समाज में भी लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था। और फिर मैं तो दलित समाज से थी, तो मेरे फैमिली में और मेरे समाज के लोग ये कहते थे कि अभी 12 साल की लड़की हो गई है। वैसे तो मैं मतलब 10 साल से ही रिश्ते आना शुरू हो गए थे और 12-20 में मतलब 12 साल की होते होते तो मेरे मामा जी मतलब एक तरह से नाराज़ हो गए थे मेरे पिताजी से। और मेरे पिताजी पुलिस में होने के नाते वो सोचते थे
कि बेटी को जो है वो कम से कम मैट्रिक पढ़ाया जाए और शादी की कोई जल्दी नहीं है, ये पिताजी सोचते थे। लेकिन मामा जी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कह रहे थे कि मतलब अपने ख़ानदान की बेटी इतनी बड़ी हो रही है और आपको शादी की चिंता नहीं है। तो उनकी सोच जो है वो इस तरह की थे। तो आपको तो मालूम भी नहीं होगा कब हो गई शादी, कैसे 12 साल का बच्चा क्या होता है? पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। हम तो बस अपने खेल कूद में, मस्ती में, पढ़ाई में इसी तरह से। के युवक से शादी हो गई थी आपकी? हाँ, यही कोई 23-24 साल का लड़का था। तो वो तो माना नहीं जाता था कि इतना बड़ा है। लड़कियों से तो लड़के बड़े ही होते थे, इस तरह की सोच थी उस वक्त उन लोगों की। तो बस फिर आप ससुराल में आ गई? फिर मैं ससुराल में आ गई। ससुराल एक तो मुझे पढ़ना था बहुत, क्योंकि मैं पढ़ाई में होशियार भी थी, एक अच्छी विद्यार्थी थी। पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी क्योंकि समाज के दबाव के कारण, घर के दबाव के कारण शादी हो गई। शादी होके जब ससुराल में आई तो एक लड़की का सपना होता है कि उसको एक अच्छा ससुराल मिले, एक प्यार करने वाला पति मिले, घर में मान सम्मान हो, इज्जत हो, जो भी प्यार मिले, सबसे प्यार मिले, इसकी ख्वाहिश तो होती ही है। लेकिन यहाँ आने के बाद तो कुछ उल्टा ही सारा कुछ था, क्योंकि ये जो फैमिली थी कुछ अलग ही थी। तो जब मुंबई में आए तो इन्होंने कुछ देखा ही नहीं कि लड़का कर क्या रहा है, वो रहते कहाँ पे है, क्या, कुछ भी नहीं। बस मुंबई को देख के शादी करवा दी। क्या माहौल था घर का उस वक्त? बड़ा अजीब सा था, क्योंकि मैं पुलिस क्वार्टरों में रहती थी पिताजी के साथ में। तो हम लोगों ने वो सारा झोपड़पट्टी जैसा एरिया या फिर वो बहुत जो लेवल है इन लोगों की बातचीत की, ये सारा कुछ नहीं देखा था। तो ये जो हमारी जठानी थी वो लोगों के घर के बर्तन घसने जाती थी। वो जेठ जी जो थे वो हारमोनियम का पेटी बजाने का कुछ उसको बनाने के लिए वो जाते थे। और ये जो लड़का था जिससे शादी हुई थी वो कोई हेल्पर का काम करता था किसी कारखाने में। तो इस तरह से ये थे। उसके 5-6 बच्चे थे जिसका सारा कुछ मुझे ही करना था, मतलब छोटे बच्चे की सफाई से लेके सारा कुछ, और घर का सारा खाना बनाना है। मान लो खाने में नमक ज़्यादा हो गया, दाल में नमक ज़्यादा हो गया तो गाली गलौज होगी, मारपीट होगी, यहाँ तक कि तेरी माँ ने इसी तरह ऐसे सिखाया तुझको, इसलिए बहू बना के लाया। तो इस तरह से टॉर्चर वो लोग करते थे कि जिसकी कोई हद इंतहा भी नहीं थी। और ऐसे देखते देखते 6 महीने बीत गए और मेरे पिताजी जो है वो मुंबई मतलब मुझे देखने के लिए आए कि बेटी को मिले नहीं, क्योंकि मैं पहली बेटी थी तो पिताजी प्यार तो करते ही थे मुझे। जब उन्होंने मुझे देखा तो पहचान नहीं पाए कि ये अपनी उनकी ही बेटी है जी। तो इस तरह से मेरी हालत इन लोगों ने बना के रखी हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे माँ बहुत तेल डाल डाल के बाल बनाती थी, यहाँ ये लोग तेल नहीं देते थे। सवेरे 4 बजे से उठ के सर से नहाना है अगर तो ठंडे पानी में नहाना है। तो मेरी जो हालत थी वो इतनी बुरी थी कि बालों की जटाएं बन गई है, शरीर के कपड़े जो है वो मैले से फटे पुराने। तो फिर आपके पिताजी आपको वापस ले आए? जी हाँ, मेरे पिताजी ने कहा कि मैं अपनी बेटी को मतलब जो ब्याह करके दिया है तो वो उसकी अच्छी जिंदगी के लिए दिया है। पर जब आप वापस आ गई होंगी मायके तो लोगों का भी बड़ा अजीब सा रिएक्शन हुआ होगा। उस समय में क्या हालात थे आपकी जिंदगी में? बहुत बुरे हालात थे। फिर अगर एक बेटी आ जाती है 6 ही महीने में वापस तो जाहिर सी बात है तो उसको बहुत ही गलत तरीके से देखा जाए कि लड़की में कितने ऐब होंगे, कितनी बुरी होगी जो अपने ससुराल में 6 महीने भी टिक नहीं सकी। तो हर किसी की नज़र यही कह रही थी कि मैं बहुत बुरी हूँ। मेरे घर के, फैमिली के, समाज के जितने भी थे, सिर्फ मेरे पिताजी, माँ और पिताजी छोड़कर। माँ को भी फिर लोगों के ताने सुनने पड़ते थे तो उसको भी बड़ा दुख होता था कि मेरे ही बेटे के साथ ऐसे क्यों, कहीं मेरी ही बेटी गलत तो नहीं। लेकिन मेरे पिताजी तो आँख से देख कर आए थे कि क्या तकलीफ है। तो ये सारा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ, एक बुरा सपना समझ के। मैं तुम्हें अभी भी पढ़ाना चाहता हूँ, तुम पढ़ लिख लो, आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी को लेकर। पर स्कूल में दिल नहीं लगता था, क्योंकि ये जो मैंने सहा था 6 महीनों में, मैं टूट सी गई थी। ज़िंदगी में सारी सब तरफ अंधेरा सा लगता था कि ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती थी मुझे। फिर ऐसे लगता था कि मैं किस लिए पढ़ूँ, क्या करूँ मैं, क्योंकि आखिर लड़कियों की ज़िंदगी का क्या है, शादी, और शादी तो इस तरह की रही मेरी। फिर उसके बाद तो आपने मतलब सुसाइड भी करने की कोशिश की, और लेकिन उसी से शायद आप निकली, उसी ने एक नई जिंदगी की इबारत आपकी ज़िंदगी में लिख दी। यस। तो ऐसे ही ये सारी बातों को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने सोचा कि मौत अच्छी है ज़िंदगी से, तो क्यों ना मर जाऊं मैं। और फिर मैंने पॉइजन पी लिया और फिर मैंने, डॉक्टर ने मुझे बचा लिया हर हाल में। लेकिन हुआ ऐसे कि जब मैं बच गई तो जो लोग मुझे मिलने के लिए आते थे तब भी वो चुप नहीं रहे। उन्होंने मुझसे ये कहा कि मान लो अगर तुम मर गई होती तो लोगों ने क्या कहा होता। लोगों ने तो यही कहा होता कि महादेव की बेटी ने ज़रूर कुछ बुरा किया जिसकी वजह से ये मर गई।
तो ये बात मेरी दिल की गहराई तक पहुंच गई कि ये क्या बात हुई। मैं अपने दुखों को हार कर, अपनी ज़िंदगी को हार कर अपने आप को ख़त्म करने जा रही हूँ, उसके बावजूद लोग ये कहेंगे कि कुछ तो बुरा किया होगा। फिर मेरे दिल ने उसी वक्त सोच लिया कि अगर कुछ करके मरना है तो कुछ करके हम जी क्यों न ले। और उस वक्त मैंने सोच लिया कि अब मुझे कुछ करना है और आगे बढ़ना है। क्या बात है। तो मतलब एक नई जिंदगी की शुरुआत एक तरह से हो गई। तो कल्पना सरोज से हमारी बातचीत जारी रहेगी और उनसे जानेंगे कि ये जो नई जिंदगी का एक नया चैप्टर उनकी जिंदगी में खुला, वो फिर आगे कैसे बढ़ा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए तेजस्विनी। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। किसी की नजर ना लगे। बेबी को किसी की नजर नहीं लगेगी। बुरी नजर से बचाने के लिए इतना कुछ। सबसे पहले से बीमारियों की नजर से तो बचाइए। वो कैसे? संपूर्ण टीकाकरण से। ये बच्चे को कई जानलेवा बीमारियों से जिंदगी भर बचाएगा। 2 साल तक के बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण जरूर कराएं। मिशन इंद्रधनुष, जिंदगी इंद्रधनुष बनाए। तेजस्विनी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी हैं जो कि दलित समाज से आती हैं, लेकिन देश की एक जानी मानी उद्यमी आज बन चुकी हैं। कल्पना सरोज हमारे साथ हैं, जिन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। हाँ। कल्पना जी, लेकिन जिस तरह से आप बता रही थी कि आप उसके बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत, एक नई जिंदगी में कदम आपने रखा, फिर आपने कैसे सोच लिया कि मैं बॉम्बे चली जाऊँ, वहाँ पे कुछ करूँ? कौन था बॉम्बे में? आपका कोई भी नहीं था? बॉम्बे में मेरे चाचा जी रहते थे। मैंने वहाँ मतलब अपने गांव में काफ़ी कोशिश की कि मैं कुछ कर सकूं वहाँ पर, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा खेती में कर सकते थे और खेती में मुझे जाना नहीं था, तो इसलिए मुझे मुंबई आना पड़ा। तो मुंबई में मेरे चाचा जी थे, तो चाचा जी को भी अच्छा नहीं लगा मेरा आना, क्योंकि वो झोपड़पट्टी एरिया में बेचारे रहते थे। उनको आंखों से कम दिखता था, उसके बावजूद भी वो खुददार थे, अपना पापड़ का धंधा करते थे और अपना जीते थे। और फिर मैं बोझ, उनको तो लगा ना कि बोझ आ गई है, और फिर अगर कुछ हो गया ऊंच नीच झोपड़पट्टी के एरिया में तो फिर भाई को क्या जवाब देंगे। तो फिर उन्होंने कहा, उनके कुछ फ्रेंड थे, जो एक फैमिली, गुजराती फैमिली थी, रेलवे में वो ड्राइवर थे। तो दादर में एक ब्रिज है, उसके नीचे ही रेलवे क्वार्टर्स है। तो फिर वो उनके पास गए, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी आई हुई है गांव से और बड़ी दुखी है, और उसको मैं बोल भी नहीं सकता कि तुम गांव वापस जाओ, तो आप उसको अपने घर में रखेंगे। तो बेचारे इतने अच्छे लोग थे कि उन्होंने कहा बिल्कुल, हमारी 3 बेटियां हैं, चौथी ये भी रह लेगी, क्या फ़र्क पड़ता है। और उन्होंने मुझे अपने घर में रख लिया। और फिर जब वैसे ही घर में रखा तो मुझे तो खाली रहना नहीं था, मुझे काम करना था। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कहीं काम दिलवाइएगा। तो बोले क्या काम करोगे? तो मैंने कहा मैं सिलाई जानती हूँ, तो किसी भी ऐसे कंपनी में जहाँ पे सिलाई का काम चलता हो तो मुझे लगवा दीजिएगा। तो फिर उन्होंने, उनके पड़ोस में एक मुस्लिम एक आदमी रहता था, जो मुंबई में वहाँ पे सन मिल कंपाउंड परेल में एक कंपनी थी होजरी की, तो वहाँ पे वो काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊँगा। तो फिर वो वहाँ पे मुझे ले गए काम के लिए। लेकिन वहाँ जाने के बाद मैं इतनी डरी हुई थी कि मैंने देखा नहीं था ना इतने सारे लोग इस तरह से काम करते हैं और सारा कुछ। तो मशीन पे जब उन्होंने मुझे काम दिया तो वो मशीन मुझसे चली नहीं रही थी, हिल भी नहीं रही थी मुझसे। तो पता नहीं क्या हो गया था, डर इस तरह से दिल दिमाग में बैठा हुआ था। तो फिर वो जो वहाँ का इंचार्ज होता है, मास्टर कहते हैं उसको, तो बड़ी ज़ोर से चिल्लाया मुझ पर, कहने लगा आता तो कुछ नहीं है, खुद को कारीगर कहती हो, चलो भागो, तुम्हारे लिए हमारे पास कोई काम नहीं है। तो मुझे बड़ा रोना आ गया। तो मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ मुंबई में, तो पहली बार फेल हो रही है यहीं पे। तो उनको कैसे भी हाथ जोड़ के कहा कि मुझे कोई ना कोई काम दीजिए प्लीज़, मैं गांव से आई हूँ। और वो जो मेरे साथ थे पड़ोसी,
वो जो गुजराती फैमिली के पड़ोसी थे, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया कि जाने दे यार, गांव से आई है लड़की, दे दो इसको कोई काम। और फिर उन्होंने मुझे धागा काटने वाला काम दे दिया हेल्पर में। 2 रुपए महीना, 2 रुपए प्रतिदिन, 60 रुपीज, 60 रुपए महीना। तो 60 रुपए से फिर अभी कितने करोड़ों की आप टर्नओवर है आपका? अब तो करोड़ों रुपए का, हजार मतलब करोड़ों रुपए की मैं मालकिन हूँ। कभी मैंने 100 का नोट नहीं देखा था अपनी जिंदगी में। पहली बार उस कंपनी में ही मैंने दूसरे महीने में अच्छा काम किया। फिर डर जब निकल गया तो मशीन पे काम करने लगी ना, तो मैं अच्छी एक्सपर्ट कारीगर थी, इसकी वजह से मैंने 125 रुपए दूसरे महीने में कमा लिए। और उस वक्त अपनी जिंदगी में मैंने 100 का नोट देखा, उस वक्त का 100 का नोट और अभी के करोड़ों रुपए शायद उनकी उस 100 के नोट की बराबरी नहीं है, क्योंकि बहुत खुशी हुई थी मुझे कि मैंने अपने खुद कमाए हैं ये 100। तो फिर उसके बाद आपने फर्नीचर का भी बिजनेस किया, और फिर ये जो बड़ी कंपनी में आपने जिस तरह से आप आ गई, उसकी क्या कहानी थी? वो ऐसे हुआ ना कि मेरे पिताजी की नौकरी चली गई बीच में, तो नौकरी जाने के बाद में मैं बड़ी बेटी होने के नाते मेरा फर्ज बनता था कि मैं अपने माँ बाप को काम आ जाऊं। तो फिर मैंने उनसे कहा कि तुम लोग मुंबई सब चले आ जाओ। मेरी बहनें थी, 2 बहनें और मैं, हम 3 बहनें थी, और भाई और माँ बाबा। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुंबई आ जाओ, हम लोग यहाँ पे कुछ कर लेंगे। तो मेरे पास वैसे भी मतलब 250, 250, 300 तो मैं कमा रही थी हर महीने के। और वो गुजराती फैमिली इतनी अच्छी थी कि वो मेरे से पैसे नहीं लेते थे, कहते थे कि बेटियों को देते हैं हम लोग, बेटियों से लेते नहीं हैं। तो वो पैसे भी जमा थे मेरे पास। तो फिर इन लोगों को मैंने बुलाया, कल्याण में मैंने घर लिया, 400 रुपये डिपॉजिट, 40 रुपये भाड़े से। लेकिन हुआ ऐसे कि मेरी बहन एक थी जो बहुत बीमार हो गई। तो वो बीमार होने के बाद मतलब कुछ अरसे के बाद तब भर जो है हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम उसका इलाज कर सके अच्छे से, और वो मेरी बहन मर गई। और मरते दम भी वो कह रही थी कि मुझे बचा लो, तो हम उसको बचा नहीं पाए। तो वो हादसा मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हादसा था, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे फैमिली में फिर कोई ऐसा हादसा हो, फिर कोई गुजर जाए, मुझसे कोई दूर हो जाए। तो फिर उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। तो फिर पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि ये जो छोटा मोटा पैसा है जो हम कमा रहे, तब तक नहीं पता था कि हमें बिजनेस में जाना है या पैसे कमाना है। हम अपने काम में खुश थे कि हम अपनी कमाई से कमा रहे हैं, अपने बलबूते पे जी रहे, वहाँ तक ठीक था। लेकिन बहन के गुजरने के बाद पैसे की अहमियत समझ में आई कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है। अगर पैसा नहीं हो तो ज़िंदगी तक के ख़त्म हो सकती है। तो पैसा ज़रूरी है कमाना। और फिर मैंने सोचा अब मैं कैसे कमाऊंगी, क्या करूंगी मैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो हम कुछ बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस क्या करेंगे, टेलरिंग की सिवा आता क्या है मुझे। तो फिर ठीक है, एक 4-5 मशीन डाल देते हैं, एक दुकान भाड़े से लेते हैं, लेकिन इस सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो रेडियो पे कहीं पे मैंने सुना था जो गवर्नमेंट के स्कीम थे, जिसमें महात्मा ज्योतिबा फुले है, जिला उद्योग केंद्र की बात थी, खादी ग्राम उद्योग की बात थी। तो मैं महात्मा ज्योतिबा फुले के इसमें बैठती थी, SC ST की ये होने के नाते। तो फिर मैंने सोचा चलो वहाँ से लोन लेते हैं। तो बहुत जद्दोजहद करना पड़ा, काफ़ी कोशिशें करनी पड़ी, क्योंकि पेपर करना क्या है मालूम नहीं है, हर चीज़ नए से सीखना है ना। लेकिन मैंने वो कर्जा लिया, 50,000 का कर्जा लिया। और उसके बाद मैंने बुटीक को डालने की बजाय मैंने ये सोचा कि मैं फर्नीचर स्टार्ट कर देती हूँ। वजह ये थी कि फर्नीचर में 1500 रुपये एक कबाड़ के पीछे या फिर एक शोकेस के पीछे मिल जाते थे। तो ये अगर हम कितने भी कपड़े से लेंगे तो मुश्किल से 50-60 रुपये मिलेगा। तो फिर ये अच्छा है, तो फिर क्यों ना हम ये करें। तो फिर मैंने फर्नीचर स्टार्ट कर दिया। तो फर्नीचर के बाद फिर आपने कुछ प्लॉट वगैरह लिया, और उसके बाद आपने जो बड़ी कंपनी पकड़ी, ज़रा उसकी अगर आप संक्षेप में हमें कुछ बताएं, वो क्या स्टोरी थी? तो प्लॉट का बताऊं, कंपनी का? शायद वो प्लॉट से ही तो उसकी रास्ता जाता था। जी हाँ। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूंगी। लेकिन जैसे कि मैं अपनी जिंदगी बना चुकी थी कर्जा लेके गवर्नमेंट स्कीम से, तो मैंने ये भी सोचा कि और भी यूथ है जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती, जिसकी वजह से एक तो क्राइम कर लेते हैं या फिर आत्महत्या कर लेते हैं। तो बहुत बुरी हालत है। तो क्यों ना मैं उनको भी मतलब ये सारा रास्ता दिखाऊं जो मैंने अपनाया। और मैंने एक संगठन तैयार की और बहुत सारे बच्चे लोगों को मैंने लोन दिलवाए और काम। तो इस वजह से क्या हुआ कि लोगों के चूल्हे जलने लगे। लोग जो है वो मुझे बहुत अच्छी मानने लगे कि इस लेडी की वजह से हमारे घर के चूल्हे जलने लगे, हमारे बच्चे सही लाइन पे आ गए। तो ये जो नाम बढ़ने लगा, तो इसी तरह से फिर किसी के जो भी प्रॉब्लम होते थे तो लोग मेरे पास चले आते थे कि मैडम ये प्रॉब्लम है, सॉल्व कर दो। तो ये करते करते ही वो जो कल्याण में एक प्लॉट था, तो वो शख्स भी मेरे पास आ गए कि मैडम मेरा प्लॉट है जो और आपने गुंडे मवालियों से लोहा ले लिया। हाँ, वो प्लॉट के टाइम पे ऐसे ही कुछ हुआ। तो वो प्लॉट जब मैंने लिया
तो उस पे एक सीलिंग एक्ट जो होता है हमारे महाराष्ट्र में, तो वो एक्ट था। और एक कुल बोलते हैं जिसको, इंदिरा जी थे ना उस वक्त, एक कायदा निकला हुआ था मराठी में, मतलब रहेगा उसका घर, कसेगा उसकी ज़मीन, इस तरह का कायदा था। तो कसेगी उसका ज़मीन मतलब कुल बोलकर वो लग जाता था 7/12 के ऊपर, ठीक है। तो वो कुल की ज़मीन थी, तो कुल की ज़मीन यूं ही बेच नहीं सकता कोई, तो इसकी ज़मीन कोई खरीद ही नहीं रहा था क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी कुल और ये सारा कुछ था। तो वो मेरे पास आया और उसने कहा कि मैडम ये जो ज़मीन है मेरी, ये आप खरीद लो। तो मैंने कहा ये मैं क्या करूँगी इसका खरीद के? बोला नहीं, मुझे ना 1 लाख रुपए की बहुत सख्त ज़रूरत है, एक्चुअली मैं 2.5 लाख में आपको ये प्लॉट दे दूँगा। तो मुझे ये लगा कि इस बेचारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ठीक है, मैं भी थोड़ा बहुत पैसा मैंने जमा लिया था क्योंकि काम अच्छे से चल ही रहा था। खैर, तो मैंने उसको कहा कि मैं 1 लाख रुपया तुम्हें देती हूँ और बाकी 1.5 जो है मैं बाद में दूंगी, चलेगा तुम्हें? तो कहा हाँ ठीक है चलेगा। और उसने जब ज़मीन मेरे नाम पे कर दी लिखा पढ़ी में, तो वो ये जो हम काम कर रहे थे NGOs का, तो उसमें बहुत सारे लोगों से जान पहचान हो गई थी। तो एक डिप्टी कलेक्टर थे, उनको मैंने दिखाया कि ये ज़मीन साहब मैंने ले ली, अब इसका क्या करूँ? बोला इसका कुछ नहीं कर सकते आप। क्यों? बोला इसके ऊपर कुल है, इसके ऊपर सीलिंग है, क्या करोगे इसका? तुम कुछ नहीं कर सकोगे, कुछ नहीं होने वाला। बस आप प्लीज़ ऐसे मत कहिए। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको पैसे दिए और आगे भी देने हैं, तो आप कुछ तो बताइए कि क्या रास्ता होगा, मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा इससे पहला तो वो सीलिंग एक्ट जो है वो हटाना होगा, जो कुल लगा है उसके लिए तुम्हें कलेक्टर की परमिशंस लेने होंगे। फिर मैंने उसके पीछे 2-2.5 साल काफ़ी मेहनत की, रात और दिन दौड़ के, और मैं उस प्लॉट को मैंने क्लियर कर दिया। जैसे ही प्लॉट क्लियर हो गया, 2.5 लाख का प्लॉट 50 लाख का बन गया। फिर उसके बाद वो जो फाइनल आया, जब आपने एक बड़ी कंपनी में आपने कहा कि यहाँ मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगी, वो मौका कैसा था? वो तो बहुत अलग ही था। ये प्लॉट का भी मैंने मतलब बिल्डिंग बना लिया, उसके बाद में धीरे धीरे आगे चलते गए, शुगर फैक्ट्री की डायरेक्टर बन गई, फिर कमानी का ये आ गया। तो कमानी के जो लोग मेरे पास में आए और उन्होंने कहा कि मैडम हमारी कंपनी जो है वो लिक्विडेशन में जा रही है, तो प्लीज़ आप इस कंपनी को बचा लीजिए और हमें उम्मीद है कि आप अगर इसको टेक ओवर कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी कंपनी बच जाएंगी, वरना ये तो वैसे भी लिक्विडेशन में जा रही है, कोर्ट ने वैसे भी नोटिस निकाल दिया है, तो आप इसे ले लीजिए। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था एक्चुअली। स्टार्ट से ही जैसे मैं छोटे छोटे काम कर रही थी, मैं फर्नीचर के बिजनेस में गई, मैं बिल्डर बनी, तो बिल्डर में भी बहुत सारा बड़ा चैलेंज था, यहाँ तक कि सुपारी उपारी दी गई थी मेरे नाम की। अच्छा। खैर मैंने उसको फेस किया, वो अलग चीज़ है। लेकिन उसके बाद मैं शुगर फैक्ट्री की डायरेक्टर बनी, और ये जो कंपनी है इंडस्ट्री को लेना, ये मेरे लिए तो चैलेंज था। और उस समय काफी करोड़ों रुपए का कर्जा था उसके ऊपर, जिसे आपने चुकाया। लगभग कितने करोड़ का कर्जा? 116 करोड़ का कर्जा था। 140 लिटिगेशन की केसेस थी और 2 यूनियन थी। कंपनी की ये परिस्थिति थी और कंपनी के पास में सिर्फ लायबिलिटी थी, प्रॉपर्टी कुछ नहीं थी। अब प्रॉपर्टी कैसे कि जैसे कुर्ला में फैक्ट्री थी 4 एकड़ की लैंड के ऊपर, लेकिन क्योंकि ये 87 में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही वर्कर्स को दे रखी थी चलाने के लिए। ये हमारे देश की पहली ऐसी कंपनी है जिसकी वजह से सीका एक्ट तैयार हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार वर्कर्स को मालिक किया और मालिक को जीरो कर दिया। तो आपने बिना किसी डिग्री के, आपने इतनी बड़ी, आप बिजनेस टाइकून की तरह बिजनेस वुमन कोई डिग्री विग्री की जरूरत नहीं होती? नहीं, कुछ नहीं। अगर आप ठान लो, सोच लो कि आपको ये करना है, तो डिग्री की क्या जरूरत होती है? वो तो फिर ठीक है, जहाँ पे जो जरूरत होती है वहाँ कंसल्टेंट रख लो, उनसे सारा काम करवा लो। लेकिन ऐसा नहीं होता कि समझ आपको कोई बेवकूफ ना बना दे, ये भी तो एक समझ भी तो होनी चाहिए आदमी में। मुझे तो कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। हाँ, मुझे नहीं बना सकता, क्योंकि मुझ में वो कुछ है कि मैं पहचान लेती हूँ कि सामने वाला क्या बात कर रहा है, किस तरह से बात कर रहा है, उसकी बातों में क्या है, ये वाकई बेवकूफ बना रहा है या वाकई कुछ सच कह रहा है। मतलब बिजनेस के गुर जो हैं वो आपने खुद ही सीख लिए, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से वो रास्ता पार किया। तो अभी तो कंपनी आपकी प्रॉफिट में है? जी, अभी तो प्रॉफिट में। 2011 में ही प्रॉफिट में कंपनी लाना चाहिए, ऐसा कोर्ट का आदेश था हम लोगों को। 2006 में कोर्ट ने हमें कंपनी दी थी। 2006 से लेकर 2011 तक 116 करोड़ रुपए का कर्जा हमें मुक्त करना था, 140 लिटिगेशन के केसेस खत्म करने थे, और 2011 में हमें कंपनी को प्रॉफिट में लाना था। और 2011 में हमने कंपनी को प्रॉफिट में लाया और सीका जो था वो खत्म हो गया। जी, तो अभी तो आप जो दलित बिजनेस का जो चैम्बर है उसकी भी आप सदस्य हैं, और हमें पता है कि आप महिला बैंक जो है उसकी भी आप डायरेक्टर हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो ये तो वाकई मतलब मैं ये समझती हूँ कि ये इतना चमत्कारिक है मेरे लिए कि मैं 50,000 के लोन के लिए
खुद मतलब 1.5-2 साल मैंने पेपर्स बनाने के लिए और बैंकों के दरवाजों के ऊपर जा के अपने धक्के खाए हैं और अचानक मैं बैंक की डायरेक्टर बन गई हूँ। तो वाकई देखिए कैसे मतलब होता है कि अगर इंसान अपने बलबूते पे कुछ इस तरह से काम करे, अपनी ईमानदारी और सच्चाई और सही लगन से काम करे, कड़ी मेहनत करे, तो अभी जब आप अपने गांव वगैरह जाती हैं, जो लोग आपको पुराने जानते हैं उनका क्या, वो कैसे देखते हैं अब आपको? वो उन्हें तो फ़क्र है मुझ पे, यकीनन मेरे सारे दलित समाज को फ़क्र है मुझ पे। कहीं हमारे यहाँ के मीडिया ने लिखा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्वप्न की स्त्री, क्योंकि उन्होंने जो सपना देखा था कि उनका समाज किस लेवल पे जाए, क्योंकि एक ज़माना ऐसा था कि उनके समाज को खाने के लिए रोटी तक के नसीब नहीं थी, पहनने को कपड़ा नसीब नहीं था, और उनकी एक समाज की स्त्री उद्योग में जाके पद्मश्री लेती है। तो इतना बड़ा, और दलित समाज की पहली मैं स्त्री हूँ जिसने उद्योग में पद्मश्री ली है। ये भी एक बहुत बड़ी फ़क्र की बात है हमारे लिए और हमारे समाज के लिए खास करके। तो बहुत सारे लोग भाषण में ये कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अभी अगर जिंदा होते तो शायद ये सीन देखते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते। क्या बात है। तो बड़े बड़े देश के उद्योगपतियों के साथ अब आप बैठती हैं? जी हाँ, टाटा जी के साथ बैठते हैं, गोदरेज जी के साथ में बैठते हैं, और वो लोग भी हमें इज्जत देते हैं। अच्छा लगता है जब वो बात करते हैं। मैंने कहीं सुना था कि टाटा जी की भी एक स्टोरी आ रही थी, तो उन्होंने मेरे लिए भी जिक्र किया था। आज भी नितिन गडकरी जब भी कभी भाषण करते हैं तो कम से कम 1-2 मिनट मेरे ऊपर बोलते ही है कि एक दलित समाज की महिला ने देखिए क्या से क्या कर डाला। तो अब यहाँ से कहाँ जाना है? एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है कि शायद मैंने अपना सफ़र पूरा कर लिया है, भले वो कम उम्र में ही सही, भले अभी मैं 54-55 की रही होगी लेकिन जो सफ़र मैंने स्टार्ट किया था, लोग तो मतलब उम्र के एक मुकाम पर पहुंच के भी कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैंने जो कुछ भी करना था बहुत कुछ कर लिया। अब सिर्फ मुझे ये करना है कि जो मेरी कंपनी है उस कंपनी को मुझे पूरी दुनिया में फैलाना है, क्योंकि रामजी भाई कमानी जो ओरिजिनल मालिक थे, जो गांधी जी के शिष्य हुआ करते थे उस ज़माने में, तो उन्होंने पूरी दुनिया में उनका नाम था, पूरी दुनिया में उनके ऑफिसेस थे, लंदन, अमेरिका, हर जगह पे। तो मैं भी चाहती हूँ कि कमानी का नाम उस लेवल पे ही चला जाए। जी, और दलित समाज के लिए आप क्या स्वप्न देखते हैं? दलित समाज के लिए तो खैर हम काम कर ही रहे हैं, और हम यही चाहेंगे कि हमारे समाज के जो भी एक्चुअली मैं तो समाज मीन्स पूरे देश के जो भी है, खास करके कोई भेदभाव ना हो, सिर्फ मानवता, यही एक जात धर्म रहे इंसान का। सिर्फ एक जात को पकड़ के चलने से कुछ नहीं है। बाबा साहब ने भी तो अपने देश पे प्यार किया है ना, सारे देशवासी उनके लिए थे, सिर्फ वो दलित समाज के नहीं थे तो पूरे देश के थे। मेरे टाइम पे कुछ भी नहीं था करने के लिए, कोई स्कीम कोई कुछ ऐसा नहीं था। एक स्टार्टिंग में कुछ स्कीम आए हुए थे गवर्नमेंट के, तो मैंने उसका फ़ायदा लेके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। लेकिन आज गवर्नमेंट पूरा का पूरा ध्यान दलित समाज पे दे रही है। बड़े बड़े स्कीम लड़कियों के लिए है, औरतों के लिए बहुत सारी स्कीम है, हमारे बैंक में है। तो मैं ये कहूँगी कि वो सारी स्कीम का फ़ायदा लेते हुए हमारी वो लड़कियां, हमारी वो औरतें आगे आए और उसका फ़ायदा लेके एक ऊंचाई को छुए। हमें उम्मीद है कि आपके स्वप्न ज़रूर पूरे होंगे, क्योंकि आप जो ठान लेती हैं वो करके मानती हैं। जी, हमें उम्मीद है और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना सरोज। थैंक यू, शुक्रिया आपका। तो ये थी कल्पना सरोज, हमारी आज की तेजस्विनी। एक नई तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन अगले हफ्ते। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।